तो चलिए आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास में पढ़ेंगे कि जब मुगल जब कमज़ोर होने लगा तो जितने भी उसके अधीन सूबे थे या बोल सकते हैं कि स्टेट से उन्होंने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। इस चैप्टर का नाम रखा जाता है स्वतंत्र राज्यों का उदय, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन सभी राज्यों में जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था उसमें पढ़ने वाले हैं बंगाल यानी कि बंगाल के बारे में। तो चलिए और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बंगाल के बारे में, बंगाल का उदय कैसे कैसे हुआ। तो 1700 की बात है जब 1700 में मुर्शिद कुली खां जो कि सूबेदार हुआ करता था, जो कि औरंगजेब के द्वारा उस समय के जो शासक था मुगल वंश के वो औरंगजेब हुआ करता था और वहाँ के जो एक व्यक्ति थे मुर्शिद कुली खां उन्हीं को सूबेदारी दिया गया था। और उस समय जो बात करें मुर्शिद कुली खां के समय की बात करें तो वहाँ की जो बंगाल की राजधानी हुआ करता था ढाका हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने कि 1713 ईस्वी में अपने आप को, इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहने का मतलब जैसे जैसे मुगल वंश कमजोर होते चले गए वैसे वैसे जो नए नए स्टेट्स बनते चले गए और अपने आप को वहाँ के जो सूबेदार थे या बोल सकते हैं जो भी हेड थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते चले गए। तो सबसे पहले नवाब जो बने बंगाल का मुर्शिद कुली खां बने 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक। इन्होंने एक सिटी बसाया था, एक शहर बसाया था जिसका नाम था मुर्शिदाबाद और इसी मुर्शिदाबाद में उसने अपनी राजधानी जो था ढाका से लेकर कहाँ चले गए, मुर्शिदाबाद लेके चले गए। उन्होंने कैपिटल बना लिया ढाका से मुर्शिदाबाद। इसके बाद सेकेंड नवाब की बात करें तो सुजाउद्दीन हुआ, बंगाल का जो सेकेंड नवाब था सुजाउद्दीन हुआ 1727 से लेकर 1739 तक। तीसरा नवाब जो था सरफराज खान था और जो 1739 से लेकर 1740 तक रहा, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, बस 1 साल तक केवल रहा। और सरफराज खान का एक सेनापति हुआ करता था अली वर्दी खान। ये नाम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी थी जिसे घेरिया का युद्ध कहते हैं। घेरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। सरफराज खान और उसके जो सेनापति था अली वर्दी खान, इसमें सरफराज खान हार जाता है और अली वर्दी खान जीत जाता है। इस तरह से घेरिया का युद्ध जो था अली वर्दी खान के नाम रहा और सरफराज खान जो था वो हार गया। इस तरह से जो फोर्थ नवाब बनता है वो बनता है अली वर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक ही। इसी ने कहा था कि अंग्रेज जो होते हैं मधुमक्खी के समान होते हैं, अगर इन्हें पालेंगे तो बहुत फायदा देंगे और अगर इन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो मधुमक्खी की तरह काट काट कर जान लेंगे। ये अली वर्दी खान का स्टेटमेंट जो था बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। और फिफ्थ नवाब की बात करें तो सिराजुद्दौला हुआ 1756 से लेकर 1757 तक। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। 1756 इसने कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों की फोर्ट विलियम्स पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 में इसी के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना। 146 अधिकारी जो होते हैं जिसमें से 123 को मर जाते हैं और 23 जिंदा बचते हैं। उस 23 जिंदा व्यक्तियों में से एक जिंदा व्यक्ति बचता है विलियम हॉलवेल। तो विलियम हॉलवेल आके सारी घटनाओं को बताता है तो दुनिया को पता चलता है। इसी ने ब्लैक होल ट्रेजेडी को लिखा। इसके बाद बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाकर भेजा गया। पहला जो गवर्नर था बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव बना 1757 में। और इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई 1757 में जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला जो था वहाँ का नवाब हुआ करता था और इसका एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफर और इसका एक मंत्री हुआ करता था राय दुर्लभ। तो दोनों ने ही वादा किया था सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन बाद में ये मुंह मोड़ लेते हैं और दोनों बाद में रॉबर्ट क्लाइव के साथ दे देते हैं। वो घूस कुछ पैसे ले लेते हैं। और इधर से बात करें तो मीर मदन और मोहनलाल लड़ते हैं जो कि यानी वफादारी निभाते हैं और ये दोनों के दोनों मतलब उसमें शहीद हो जाते हैं। सिक्स्थ नवाब की बात करें तो मीर जाफर हुआ करता था 1757 से लेकर 1760 तक। और जो सातवां नवाब बना वो मीर कासिम था 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक। ये अंग्रेजों को भगाना चाहता था बंगाल से, इसे नवाब के पद से हटा दिया गया। और जो 8वां नवाब बन गया मीर जाफर बन गया जो 1763 में बना था। 1764 में अगले साल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी जाती है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें तीन सेना थी। शाह आलम सेकंड जो कि मुगल वंश के राजा था, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब था, बंगाल के नवाब था मीर कासिम, इस तरह से, और अंग्रेजों का जो सेनापति हुआ करता था हेक्टर मुंडो था। और इस
3 तरह की सेना भी अंग्रेजों को मिलकर हरा नहीं पाई। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1765 में बंगाल का दोबारा से गवर्नर बनाकर आया रॉबर्ट क्लाइव, और इस तरह से 1765 में इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। और ये संधि थी 2 बीट में हुआ। पहले जो हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच हुआ, जो कि मुगल वंश का राजा था, और सेकंड बीट जो था वो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ना शुरू हो गया। बैटल ऑफ बक्सर के समय बात करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर के समय जो था वो नवाब कौन था बंगाल के? तो मीर जाफर था, मीर कासिम नहीं था, मीर जाफर था। यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि मीर कासिम जो था वो लड़ाई लड़ा था, मीर जाफर नहीं था। देखिए यहाँ पे मीर कासिम जो था वो नवाब नहीं था, वो नवाब के पद से हट चुका था, मीर जाफर था। और बात करें गवर्नर ऑफ बंगाल की तो बेंसी टॉट थे, नहीं कि रॉबर्ट क्लाइव थे। 1765 में 1772 तक की बात करें तो बंगाल में द्वैत शासन लगाया, डायरकी इन बंगाल। डायरकी का मतलब होता है कि इसमें 2 तरह के टैक्स पे करना होते हैं। एक जैसे हमारे यहाँ भी डायरकी सिस्टम है, एक तो हम लोग केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इस तरह से बंगाल में भी द्वैत शासन लागू किया गया 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था। 13 बंगाल की हिस्ट्री। बंगाल के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से बंगाल जो था अपने आप को आज़ाद कर लिया मुगलों से, और यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे बनती चली गई। अब बात कर लेते हैं अवध की। तो अवध के बारे में बात करें तो पूछता है कि अवध का जो मतलब अवध कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूरा में कर्मनाशा नदी तक इसका मतलब सीमा रेखा है। 1722 में क्या होता है कि अवध के सूबेदार ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1722 को अवध के जो सूबेदार होते हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अवध के प्रथम नवाब था वो कौन था? तो शहादत खान था, और इसको टाइटल मिला था बुरहान उल मुल्क। शहादत खान बुरहान उल मुल्क, ये 1722 में बना था और ये पहला नवाब था। इसने फैजाबाद को अपना कैपिटल बनाया, और इस तरह से ये जो कैपिटल बन गया फैजाबाद हो गया। इसे मोहम्मद शाह के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया था, और ये सिया था, सिया ग्रुप का सदस्य था। 1719 में बात करें तो मुगलों का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बनकर आया। इसी ने नादिर शाह को दिल्ली में लूट करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, ऐसा हुआ कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, ईरान से आया था ये, मोहम्मद शाह रंगीला पर इन्होंने आक्रमण किया, और 1739 में खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लिया। शहादत खान क्यों कर लिया भाई? तो नादिर शाह को जिन्हें इन्वाइट किया था, नादिर शाह के द्वारा जो बहुत ही कत्लेआम किया गया था दिल्ली में, और बहुत सारे मतलब आम इंसान को मारा गया था, जिस वजह से ये वो अपने आप पे अफसोस करने लगा कि हमने किस काम से बुलाया था और इन्होंने कैसा हरकत कर डाला। इस वजह से वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है और वो सुसाइड कर लेता है। नादिर शाह के द्वारा लूटपाट और कत्लेआम करने को देखकर अपने द्वारा किए गए काम पर वो शर्मिंदा हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। यह अवध का सबसे पहला नवाब था जिसने आत्महत्या कर लिया था। इसका भतीजा और दामाद हुआ करता था सफदरजंग अबुल मंसूर खान, इसका पूरा नाम था, और 1742 में पटना पर अधिकार कर लिया, और मुगल बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बना लिया था 1744 में। 1748 में मणिपुर का युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच होता है, और मुगलों को नेतृत्व सफदरजंग कर रहे होते हैं। नादिर शाह का सेनापति था ये अहमद शाह जो अब्दाली था, और नादिर शाह का सेनापति था। यह नादिर शाह के मरने के बाद खुद को ईरान का शासक घोषित किया, और इसके बाद अफगानिस्तान का। 1753 की बात करते हैं, मुगल बादशाह अहमद साहब ने इसे वजीर के पद से हटा दिया था, और 1754 में इसी अवध में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। इसी का लड़का जो होता है सुजाउद्दौला, ये अगला नवाब बनकर आता है अवध का। 1759 में इसने अली गौहर जो कि शाह आलम सेकंड को कहा जाता है कि मदद किया, और इसी के समय हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो कि मदद करने का वादा किया था सुजाउद्दौला ने, लेकिन ये मदद करने का वादा किया था मराठाओं का, लेकिन मदद करता है किसको? अहमद शाह अब्दाली को। इसने मदद करने का वादा किया मराठाओं से किया था, लेकिन साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का।
1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के लड़ा गया। शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, और अंग्रेजों का जो हेड था हेक्टर मुन्नो था। बात करें कि लास्ट नवाब कौन था अवध का, तो वाजिद अली शाह था। लास्ट नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर आक्रमण करके वाजिद अली शाह पर आरोप लगाकर अवध पर अधिकार कर लिया। इसकी पत्नी की बात करें तो बेगम हजरत महल थी। इसने लखनऊ से विद्रोह करना शुरू कर दिए और यह अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किए, लेकिन अंग्रेज इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। अगर अवध का अंतिम नवाब पूछे, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में पूछता है कि अगर अवध का नवाब अंतिम नवाब कौन था, तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगर वो भी ऑप्शन नहीं रहता है तो आंसर हो जाएगा बिरजिस कादिर, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। ये रहा आपका अवध का इतिहास। चलिए अगले न्यू स्टेट पढ़ते हैं, हैदराबाद के बारे में। 1722 की बात करें तो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह था, उसने चिंगलीज खान को, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क को, अपना सूबेदार नियुक्त करता है साउथ इंडिया को। और उसका जो हेड क्वार्टर था, हिज हेड क्वार्टर आज औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, साउथ इंडिया में 6 सूबा हुआ करता था। साउथ इंडिया में 6 सूबा करता था। 1724 में निजाम उल्क डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन हैदराबाद। निजाम उल मुल्क ने खुद को हैदराबाद में स्वतंत्र घोषित कर लिया। और जो हैदराबाद का प्रथम निजाम बना वो कौन था, निजाम उल्क बना। इसने असफ जाही डायनेस्टी, असफ जाही वंश की स्थापना किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया जिसे सुकड़खेड़ा का युद्ध कहते हैं, जिसमें निजाम उल मुल्क, जो कि ये पहला निजाम था हैदराबाद का, 1724 में लड़ा गया था। और मुबरिज खान मुगल सेनापति हुआ करता था। मुबरिज खान हार जाता है, निजाम उल मुल्क जीत जाता है। और एक अगला लड़ाई लड़ा जाता है 1729 में, जिसे पलखैड़ा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क पेशवा शासक बाजीराव प्रथम के द्वारा पराजित हो जाता है। और हैदराबाद ही भारत का सबसे पहला राज्य था जिन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजेली के साथ सहायक संधि करके अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर दी। सहायक संधि क्या था, तो सहायक संधि जब कोई भी प्रोविंस को यानी प्रांत को लगता था, किसी भी स्टेट को लगता था कि वो कमजोर है, तो वो क्या करता है कि अंग्रेजों से सैन्य मदद के रूप में उसने संधि कर लेता था। और जब उसे सैन्य मदद की जरूरत होती थी, अंग्रेज उसको सैन्य मदद देते थे और बदले में उनको पैसा चुकाना होता था। इसी को हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं। और बोलेगा कि भारतीय इतिहास में सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था, तो लॉर्ड वेलिजेली था। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सहायक संधि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मतलब शुरुआत तो की थी लॉर्ड वेलेजली, लेकिन बहुत ज़्यादा कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये रहा आपका, ये था हैदराबाद का अपना इतिहास। चलिए अगले स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कर्नाटका के बारे में। तो ये कर्नाटका कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कर्नाटका के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान लेते हैं। कर्नाटका के जो संस्थापक थे सदातुल्ला खान था, और इसने क्या किया कि कर्नाटक का इस्तेमाल अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के द्वारा युद्ध क्षेत्र के रूप में किया गया। तो ये जो कर्नाटक था ना, ये कर्नाटक अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों मतलब अपने लड़ाई को इस भूमि पर लड़ते हैं। इस तरह से कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुआ था, जिसे कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। अगले बात करें तो राजपूत लोग आते हैं, राजस्थान वाला एरिया। राजपूत में बात करें तो इन 1800 शताब्दी में हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट वाज फाउंडेड सवाई मिर्जा जय सिंह। मतलब सवाई मिर्जा जय सिंह के द्वारा स्वतंत्र राजपूत राज्य की स्थापना करी जाती है। सवाई मिर्जा की बात करें तो एक महान एस्ट्रोनॉमर था, खगोल शास्त्री था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट था, स्थापत्यकार था, सिटी प्लानर था, यानी कि शहर नियोजक था। और सवाई मिर्जा जो था, सवाई मिर्जा फ्रॉम मुगल एम्परर जहादर शाह। ठीक है, सवाई मिर्जा की जो उपाधि थी इसको जहादर शाह के द्वारा दिया गया था। इसने 2 अश्वमेघ योग कराया था। इसने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन में सूर्य घड़ी का निर्माण करवाया था। इसमें सूर्य यज्ञ में होता क्या था कि राजा अपने फेवरेट घोड़े को एक दिशा में 18 दिन के लिए छोड़ दिया करता था और साथ में सेना की एक टुकड़ी भी भेज दिया करता था। वो घोड़ा 18 दिन तक जहां जहां भी भाग कर जाता था, वो सारा का सारा एरिया उसी राजा का हो जाता था जिसका वो घोड़ा था। था
तो फिर उसे उस घोड़े को पकड़कर आकर उस राजा से युद्ध करना होता था जिसका वो घोड़ा है। इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। लेकिन 18 दिन तक किसी भी शासक के द्वारा उस घोड़े को नहीं पकड़ा गया तो 18वें दिन उस घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, और ये रहा इतिहास जो था राजपूत का। कोई खास ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। अगले स्टेट की बात करें तो भरतपुर है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो संस्थापक था चूड़ामान था और बदन सिंह था। और पूछे गया कि भरतपुर के सबसे जो महान राजा कौन हुआ, तो सूरजमाल जाट हुआ। सूरजमाल जाट क्या है, तो जाट एक कम्युनिटी का नाम, जैसे हमारे यहाँ यादव, राजपूत इस तरह के कास्ट होते हैं, उसी तरह से हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ जाट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सूरजमल जाट की बात करें तो सूरजमल जो जाट था वो कंटेम्प्रेरी हुआ करता था, समकालीन था किसके, बालाजी बाजीराव, नाना साहेब पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के समकालीन थे। इसी के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। मराठाओं में नेतृत्व जो था सदाशिव राव के नेतृत्व था, अहमद शाह जो अब्दाली था उसके बीच हुआ था। और ये रहा भरतपुर का इतिहास। और अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग मैसूर के बारे में। चलिए तो मैसूर की शुरुआत करते हैं। और तालीकोटा का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था और छोटे छोटे जितने भी स्वतंत्र राज थे वो एक तरफ थे। स्वतंत्र राज्यों में जो हेड था वो मैसूर था, छोटे छोटे अन्य भी राज्य थे जो एक दूसरे के विरोध, मतलब विजयनगर साम्राज्य के विरोध में लड़ रहे थे। तालीकोटा के युद्ध कहते हैं। मैसूर में हुआ क्या कि वाडियार वंश चलता था और वाडियार वंश में एक राजा था चिका कृष्ण राज सेकंड है। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर इससे दो मंत्री के पास सारी पावर हुआ करती थी, एक था देवराज और एक था नंजराज। सेनापति हुआ करता था हैदर अली। हाँ जी, हैदर अली बहुत फेमस नाम और इम्पोर्टेंट नाम है। इसी ने मैसूर को वाडियार वंश से स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये मराठाओं द्वारा पराजित हो गया। ये मराठाओं इसे पराजित कर दिए। अंग्रेज और मसीह शासक के बीच में 4 युद्ध लड़े गए जिसे एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान का पिता जो था हैदर अली हुआ करता था, मतलब हैदर अली का पुत्र हुआ टीपू सुल्तान। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो 1767 से लेकर 1769 तक लड़ा गया था, जिसमें जिसे प्रथम आंग्ला मैसूर कहते हैं। एक तरफ थे अंग्रेजी सेना और दूसरे तरफ थे हैदर अली। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। 1769 में एक संधि करी जाती है जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत अंग्रेज और हैदर अली दोनों के द्वारा एक दूसरे से जो प्रांत हटपे गए थे उसको छोड़ दिए जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की बात करें, दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध, अंग्रेज और दूसरे तरफ थे हैदर अली। 1780 में हैदर अली क्या करते हैं, हैदर अली के द्वारा ब्रिटिश सेनापति जनरल बेली के बुरी तरह से हरा दिया जाता है। और 1761 में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। 1761 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है जिसमें ब्रिटिश आर्मी होता है और ब्रिटिश आर्मी का जो हेड होता है आयरकुट होता है और दूसरी तरफ थे हैदर अली जो कि हार जाते हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों को फिर से पराजित किया और इसी आक्रमण के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका ही बेटा टीपू सुल्तान हुआ करता है। टीपू सुल्तान की बात करें तो 1782 से लेकर 1799 तक ये शासन करता है। टीपू सुल्तान की बात करें तो ये बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। किसका विद्वान था, फारसी का, अरबी का, उर्दू का, कन्नड़ का और बहुत सारे भाषाओं का ये विद्वान हुआ करता था। ठीक है, इसने अपने नाम की एक नई मुद्रा चलवाई थी। इसने मापने की भी नई इकाई की शुरुआत करी थी और इसने टाइटल ले रखा था बादशाह की। 1784 की बात करें तो मंगलौर की संधि होती है जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होती है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के एरिया को आपस कर दिया। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अंग्रेज हुआ करते हैं, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान हुआ करते थे। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इसी संधि के तहत टीपू सुल्तान का आधा राज अंग्रेज ने हड़प लिया और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जुर्माने के रूप में 3 करोड़ रुपए दिया। चतुर्थ आंग्ला मैसूर की बात करें तो 1799 में होता है और एक तरफ ब्रिटिशर होते हैं और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान होते हैं। इन दिस वार टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ दैट टाइम ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करते थे वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट। ये जो इतिहास था, ये जो हम लोग इतिहास पढ़े थे, ये मैसूर का इतिहास रहा और इस मैसूर
मैसूर के इतिहास में दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अब पहला नाम जो था टीपू सुल्तान थे, और दूसरा नाम जो था आपका, और टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के जो पिता थे वो हैदर अली थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों का ही वर्चस्व बना रहता है मैसूर में। और अगले जो स्टेट निकल के आता है हमारे सामने वो पंजाब है, और पंजाब में हम सिखों के बारे में पढ़ने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग पंजाब के बारे में। पंजाब पंजाब में जो रहा वो सिखों का वर्चस्व रहा, जिसे सिख गुरु भी कहते हैं। तो इस तरह से सिखों में कुल 10 गुरु हुए। हम लोग 10 गुरु के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे, और इनके जन्म की बात करें तो 1459 में तालहंडी ग्राम में हुआ था, जो कि पंजाब में स्थित है। और ये जो थे इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, और ये लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर क्या होता है? जैसे हम लोग भोज खिलाते हैं, हिंदुओं में भोज की परंपरा होती है, उसी तरह से ये गरीबों और अनाथों के लिए ये लोग लंगर रखते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो लंगर में बिना पैसा पे किए वो आसानी से इजीली से खा सकता है, इसी को लंगर कहते हैं। दूसरे गुरु की बात करें तो गुरु अंगद देव थे, और ये हुमायूं के समकालीन थे, जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने, और ये लंगर प्रथा को नियमित किए थे। तीसरे गुरु की बात करें तो गुरु अमरदास थे, और ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चौथे गुरु की बात करें तो गुरु रामदास हुआ करते थे, और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मित्र थे, और इसी को 500 बीघा भूमि मिला था जहाँ पे रामदास नगर है, अमृतसर में बनाया गया था। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, और जो 1489 में नींव रखे गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब को, और जो नींव था वो हजरत मियाँ मीर ने रखा था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, और गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है सिखों की आदि ग्रंथ, ये जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किए थे। इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। और छठे गुरु होते गुरु हरगोबिंद सिंह, और 7वें गुरु होते गुरु हरराय, और 8वें गुरु होते गुरु हरकिशन जी, और ये सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में गुरु का सिंहासन प्राप्त हुआ था। दिल्ली में भयंकर चिचक फैलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मरा दिया गया था। और 10वें गुरु होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, और गुरु गोबिंद सिंह होते हैं, जो कि जन्म हुआ पटना में, और 1699 में इन्हें खालसा पंथ की स्थापना किया अनंतपुर पंजाब में। खालसाओं के लिए पांच ककार रखे गए, इसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्चा, कृपान, ये 5 चीज सिखों के लिए इंपॉर्टेंट माना गया, और ये 5 चीज हमेशा अपने साथ रखते हैं, केस, कड़ा, कंघा, कच्चा और कृपान। 1760 में क्या हुआ कि ये मर जाते हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में, और इन्होंने घोषणा की कि अब सिखों में गुरु का पद नहीं होगा, सभी आदि ग्रंथ को गुरु मानेंगे। ठीक है। और इन्होंने घोषणा की कि खालसाओं का नेतृत्व अब मेरा ही एक सेवक करेगा, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। खालसा पंथ के सेनानायक बन के आगे बढ़ते हैं। बंदा सिंह बहादुर की बात करें तो इनका एक्चुअल नेम जो था लक्ष्मण देव था। इसे सच्चा बच्चा या सच्चा शासक भी कहा जाता है। किल्ड बाय मुगल एम्परर फर्रुखसर इसे मरवा देता है 1716 में। और बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद खालसा पंथ कई समुदायों में डिवाइड हो जाता है, और सिखों में कुछ अलग अलग कम्युनिटीज बनी, जिसकी संख्या 12 हुआ, और इन्हें सिख मिसले कहा गया। सिख मिसले कहा जाता था। 12 मिसले हुआ। चलो 12 मिसल का नाम जानते हैं, और उसका संस्थापक और नेता के बारे में जानते हैं। आहुल बिया मिसल, जिसे जासा सिंह था। शुकर चकिया मिसल चरत सिंह था। और शुकर चकिया मिसल याद रखना है, क्योंकि ये पूछेगा कि रंजीत सिंह जो था किस मिसल से था, तो शुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है। सिंहपुरिया मिसल की बात करें तो नवाब कपूर सिंह थे। भंगी मिसल की बात करें तो धाजा सिंह थे। और फुलकिया मिसल की बात करें तो संतू जाट चौधरी थे। रामगढ़िया मिसल की बात करें जैसा सिंह रामगढ़िया थे। कन्हैया मिसल की बात करें तो जया सिंह थे। और शहीदी मिसल की बात करें तो बाबा दीप सिंह थे। की बात करें तो हीरा सिंह थे। बालबिया मिसल की बात करें तो गुलाब सिंह थे। निशान वालिया मिसल की बात करें तो सरदार संगत सिंह थे। और करोड़ खिंदिया मिसल की बात करें तो भगेल सिंह थे।
महाराणा रंजीत सिंह जो कि 1792 से लेकर 1839 तक ये नेतृत्व करते हैं। शुक्र मिसल के ही सिख थे, ठीक है। कैपिटल लाहौर हुआ करता था। पहला इंडिपेंडेंट रूरल था पंजाब का, ठीक है। पंजाब का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। आध्यात्मिक कैपिटल की बात करें तो अमृतसर हुआ करता था। अफगानिस्तान में एक रूल करता था जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का लड़का था। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और रंजीत सिंह को लाहौर का शासक घोषित किया था। 1809 की बात करें तो अमृतसर की संधि होती है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल साइन करते हैं। और चार्ल्स मिंटकॉप ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। भारत को दूसरा गवर्नर जनरल भी बने थे। 1809 में रंजीत सिंह गॉट कोहिनूर डायमंड शाहशुजा से पाते हैं, ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। कौन था शाहशुजा? तो ग्रैंडसन था अहमद शाह अब्दाली का। और इसी डायमंड को उन्होंने 1740 में नादिर शाह लूटेर फ्रॉम दिल्ली इसी डायमंड को लूटा था उसने। और सेनापति तो हरि सिंह नलबे थे। अफगानों से पेशावर छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। और त्रिपक्षीय संधि होती है 1838 में। एक तरफ होते थे ब्रिटिशर, अफगान्स और सिख के बीच में। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1839 से 43 से 3 उत्तराधिकारी आते हैं, खड़ग सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह। पूछेगा कि लास्ट रूरल कौन था पंजाब का? तो महाराजा दलीप सिंह थे, 1847 से लेकर 1848 तक। यह रंजीत सिंह का नाबालिग पुत्र था। प्रथम आंग्ला सिख गुरु युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ला सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से लेकर 1846 में। एक तरफ ब्रिटिशर थे, दूसरी तरफ सिख थे। सिख में दलीप सिंह थे। इस युद्ध के तहत 1846 में लाहौर की संधि होती है और यह तय हुआ कि अब सिखों का अधिकार केवल 17 नदी तक रहेगा। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध की बात करें तो 1848 से लेकर 1849 तक रहता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अधिकार कर लिया, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। महाराजा दलीप सिंह लंदन भेज दिए जाते हैं पेंशनर बना के। और 1839 में दलीप सिंह जो होते हैं गिफ्ट कर देते हैं क्वीन हिंडा को, महारानी विक्टोरिया को, जबरदस्ती हालांकि गिफ्ट करा दिया जाता है। इस तरह से जो होता है न्यू स्टेट का डेवलपमेंट वो समाप्त होता है। और अगले क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में शिक्षा का विकास। कि अंग्रेजों ने हमारे देश में शिक्षा का विकास किस तरह से किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कुछ भ्रष्टाचार किया, कुछ गलत काम किया, हमारे दोहन किया, तो कुछ अच्छे काम में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि रेलवे में पोस्ट सुविधाएं में और शिक्षा में उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया। अगर ये लोग नहीं आते तो काश हमारे यहाँ इतना विकास नहीं हो पाता। तो कहा भी गया है कि जो होता है वो भला के लिए, अच्छा के लिए होता है। तो आई होप सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत में शिक्षा का विकास, किस तरह से अंग्रेजों के अधीन हमारे भारत में शिक्षा का विकास हुआ। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।